हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर का एक और बहुत महत्वपूर्ण सेशन कर रहे हैं। करंट अफेयर का जो सेशन होता है मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी वर्ड से बेसिकली लेके आता हूँ। और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा आप लोग आंसर करने की। सबसे पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में कुल रेमिटेंस भारत में कितना आया था? तो जो रेमिटेंस का हिंदी में अगर मैं करूँ प्रोनाउंस तो होता है विप्रेषण होता है। ठीक है, रेमिटेंस मतलब होता है विप्रेषण। और इसका मतलब मैं बताऊं तो रेमिटेंस क्या होता है, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं वो वहां पे पैसा कमाते हैं और वो पैसा वो लोग अपने भारत देश में भेजते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग विदेशों में रह रहे हैं वहां से अगर कोई भी पैसा अपने देश में भेजा जाता है तो वो चीज कहलाती है रेमिटेंस कहलाती है, जिसे विप्रेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि अप्रैल 2020 में कुल रेमिटेंस भारत में कितना आया था? तो वो है 499 मिलियन डॉलर। ठीक है, कितना आया था? 499 मिलियन डॉलर आया था। देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई है तो ये समझिएगा इसमें जो है 61% की, ठीक है, 61% की जो है वो गिरावट आई है। पहले कितना होता था? अगर मैं इसी की बात करूं, देखिए अप्रैल मंथ की बात हो रही है, अप्रैल 2020 की, अप्रैल 2020 की बात हो रही है। इसमें कितना रेमिटेंस आया है? अगर मैं रेमिटेंस की बात करूं तो 499 मिलियन डॉलर आया है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें 61% का जो फॉल हुआ है, अगर फॉल हुआ है इसका मतलब अप्रैल 2019 की अगर मैं बात करता हूं, अप्रैल 2019 में जो कुल रेमिटेंस आया था वो नियर अबाउट 1200 मिलियन डॉलर प्लस आया था। ठीक है, 1200 मिलियन डॉलर प्लस आया था। ठीक है, ये अप्रैल 2019 का डाटा है और ये अप्रैल 2020 का डाटा है। मतलब अप्रैल में जो है इस बार का जो है रेमिटेंस बहुत कम आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट का फॉल हुआ है? तो 61% का जो है वो फॉल हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? रेमिटेंस आपसे पूछ सकते हैं कि रेमिटेंस क्या होता है। जब विदेशों से पैसा अपने देश में लाया जाता है तो वो रेमिटेंस कहलाता है। हर एक कंट्री का रेमिटेंस होता है बेसिकली, तो भारत का अपना रेमिटेंस ये है। ठीक है, ये एफडीआई नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे एफडीआई एफपीआई समझेंगे, ये एफडीआई या एफपीआई नहीं है बच्चे, ये दोनों चीजें नहीं है। ठीक है, ये समझिएगा। एफडीआई कुछ अलग चीज होती है। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो कंपनी बाहर से आती है वो यहाँ पे सेटअप करती है, तो वो क्या होता है, अपना पैसा, अब वो जो फॉरेनर्स हैं वो अपना पैसा बाहर से इंडिया में लगाते हैं, इसे एफडीआई कहते हैं बेसिकली, अगर सीधे सीधे मोटे तौर पर समझा जाए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड में आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस डेटा को आप देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिएगा, यहां पे दिखाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए हैं। इस ग्राफ में देखिएगा तो महाराष्ट्र में आपको दिख रहा होगा 82,000 प्लस केसेस हो चुके हैं। ठीक है ना, अगर मैं 8 जून तक की बात करता हूं, ठीक है, और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आ गया है। तमिलनाडु को देखिएगा इसका ग्राफ में तो 30,152 केसेस आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं दिल्ली की, तो दिल्ली में 27,000 प्लस केसेस हो चुके हैं, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। थर्ड नंबर पे आ गया दिल्ली। ठीक है, और गुजरात 19,000 केसेस पे। मैं बात ये है कि इस समय अगर आपको ये लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो और आपको अस्पताल में सीधे सीधे भर्ती कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपने दिल्ली में हाल देखा है। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे बोल दिया है कि सबसे पहले अगर कोई किसी का इलाज होगा तो दिल्ली वासियों का, बाद में किसी और का होगा। मैं अक्सर देखता रहता हूं कि दिल्ली में जो सफदरजंग अस्पताल है वो भी पूरा भर चुका है, एम्स पूरा भर चुका है, इसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया है वो पूरा भर चुका है। बेसिकली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं उनमें भी सीटें नहीं बची हैं। तो आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हो सके तो घर में ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड भी एक आंकड़ा है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये द वर्ल्ड का आंकड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे इंडिया की पोजीशन टॉप 5 में हो चुकी है। जो एक इंडिया जब पहले टॉप 3 लिस्ट में नहीं होता था, आज टॉप 5
में आ गया है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में टॉप 5 में आ गया है। यहाँ पे यूएस में देखिएगा, यूएस में टोटल केसेस कितने हो चुके हैं, 19 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं। ब्राजील में बात करें तो 6,72,000, ठीक है। ब्राजील के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ब्राजील की जनसंख्या भी बेसिकली कम है और वहां पे नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने भारत में तो चलता है कि भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा है, घनी आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। रशिया में देखिए, रशिया में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, 4,67,000 केसेस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसने बहुत देर से शुरुआत करी थी, लेकिन अभी क्या है, देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अगर उनमें इंफेक्शन ज्यादा फैल रहा है तो वो खुद की गलती की वजह से फैल रहा है, ठीक है। एक तो पहली बात, वहां पे इंटर माइग्रेशन चलता रहता है, मतलब अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन का वीजा है तो आप बेसिकली 27-28 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो विदाउट, एक परमिट होना चाहिए आपके पास यूरोपियन यूनियन वीजा का, उसके बाद आप 28 कंट्री में कहीं भी विजिट कर सकते हो आराम से, ठीक है। आपको दूसरी कंट्री में जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। जैसे आप जर्मनी में हो तो आपको फ्रांस जाना है तो आपको दूसरा फ्रांस का परमिट नहीं लेना पड़ेगा, आप उसी परमिट में जा सकते हो बेसिकली, और ट्रैवलिंग भी बहुत सस्ती है इंटर, ठीक है। आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में किस देश में अश्वेत व्यक्ति को पुलिस के द्वारा मार दिए जाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और अभी राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं। देखिए, एक आपको पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड थे, एक पर्सन थे जो बेसिकली नकली $20 से खाना खाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जहां की पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। बाद में क्या हुआ, पुलिस ने उन्हें इतना प्रताड़ित किया रोड पे ही बेसिकली, और वो मर गए, ठीक है। तो जॉर्ज फ्लॉयड आपको नाम याद रखना है। उनकी बेसिकली वो निहत्थे थे और उनको पुलिस को इस तरह से मारना नहीं चाहिए था, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक $20 के खाना खाने के जुर्म में, ठीक है ना। मतलब नकली नोट चला रहे थे वो मैं मानता हूं, पर नकली नोट वो खरीद के खाना ही तो खा रहे थे। एक खाना खाने के लिए कहा जाता है कि इतने वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का देश है, ठीक है, अगर वहां पे खाना नहीं मिल रहा है, अपने देश में तो फिलहाल मिल ही नहीं रहा है, आपको पता है कि अपने देश की कंडीशन क्या है, लेकिन अगर उस कंट्री में भी नहीं मिल रहा है खाना किसी पर्सन को, तो एक शर्म की बात है, ठीक है। तो जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लोग सड़कों पे आ गए, ठीक है। तो ये कहां पे हादसा हुआ? यूएसए में। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में हुआ है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देखिएगा यहां पे तस्वीरों में, न्यूयॉर्क में जो सबसे बड़ी सिटी है अमेरिका की, वहां पे बेसिकली बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं स्मॉल सिटीज की बात करूं तो वाइडर टेक्सास, मोरियन, वाइडर टेक्सास, मोरियन, इन सिटीज में भी, छोटी सिटीज हैं, इनमें भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो भी तब जब अमेरिका में लॉकडाउन की स्थिति है, ठीक है। अब मैं बात बताऊं कि यह और भी कंट्रीज में हो रहा है क्या? जी हाँ, इजराइल में भी ऐसा हादसा हुआ है। इजराइल में भी एक अनआर्म्ड पर्सन पर पुलिस के ऊपर आरोप आया कि उसने उसको मार दिया, अनआर्म्ड पर्सन को, ठीक है ना, जिसपे बहुत बुरी प्रतिक्रिया आ रही है इजराइल के लोगों की, और बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनको जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं तो इजराइल की जो मुद्रा है वो क्या है, करेंसी जो है वो क्या है? इजरायली न्यू शेकेल है, ठीक है, इजरायली न्यू शेकेल, ठीक है। तो हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। इजरायली न्यू शेकेल है, जो क्या है? इजराइल की करेंसी है, इजराइल की मुद्रा है, ठीक है। अब इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। और इजराइल के पीएम कौन है? पीएम बताइए। अभी मैंने बताया बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? इनके पीएम है। अच्छा, मैं बात करता हूं उसकी जो राजधानी वो क्या है? यरूशलेम है, ठीक है, यरूशलेम है इसकी राजधानी है बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, देखिए अभी मैंने बात किया कि जो है यूएसए में चुनाव होने वाले हैं, तो यूएसए में अगर चुनाव होने वाले हैं तो वहां पे दो ही पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती हैं। यूएसए के बारे में बात करते हैं तो यूएसए में दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। एक होती है डेमोक्रेटिक और दूसरी होती है रिपब्लिकन, ठीक है। तो दो पार्टियां बेसिकली चुनाव लड़ती हैं, और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से
कौन प्रतिनिधि हैं भाई? ये है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आएगा। और जो बिडेन, इसकी तरफ से कौन है? जो बिडेन है। मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में पढ़ाया था कि जो बिडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो है वो नॉमिनेट हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों पार्टीज का नाम भी ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से पार्टीज होती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। और उसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो सवाना घास के जो मैदान है वो पूर्वी अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं। तो ये पूर्वी अफ्रीका रीजन हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका रीजन। अच्छा, पूर्वी अफ्रीका मतलब ईस्ट अफ्रीका जो रीजन है वहां पाए जाते हैं। अगर मैं अफ्रीका का मैप बता देता हूं, देखें इस तरह से, ये अफ्रीका का मैप है कुछ, ठीक है, ये इस तरह से अफ्रीका का मैप बनता है। तो अफ्रीका का जो इस साइड का रीजन है, इस साइड का, ये जो, ठीक है, इस रीजन में जो है सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से घास के मैदान कहां कहां पाए जाते हैं तो मैं पूरा आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय, सबसे पहले मैं बात करता हूं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो कौन कौन से हैं? 3 नाम आपको बहुत ध्यान रखने हैं। एक है आपको सवाना, ठीक है, दूसरा है आपको कंपोज और तीसरा है लानोस। तीसरा क्या है? लानोस, ठीक है। ये कहां कहां पाए जाते हैं ध्यान रखिएगा। सवाना तो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद का बात करते हैं कंपोज। कंपोज कहां पाया जाता है? तो कंपोज जो है वो ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में पाया जाता है। और लानोस कहां पाया जाता है? कोलंबिया या वेनेजुएला में, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, यहां से ध्यान रखना है, ये पाया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। कौन से बात करता हूं? शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी पेपर देते हो, चाहे वो आप एसएससी का पेपर देते हो, रेलवे का पेपर देते हो, या छोटे पेपर देते हो, टेट सीटेट के पेपर देते हो, सुपर टेट का पेपर आने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनमें कौन कौन से हैं? एक तो है प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी कहां पाया जाता है? दूसरा है आपका है प्रेयरी पंपास और तीसरा है वेल्ड, ठीक है, तीसरा कौन सा है? वेल्ड, ठीक है। तो प्रेयरी कहां पाया जाता? प्रेयरी पाया जाता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका में भी 2 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। यहां पे है, एक तो यूएसए है और दूसरा कनाडा, ठीक है, यूएसए है, दूसरा कनाडा। मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 2 जो है आपके क्या कहते हैं देश आ जाते हैं, ठीक है। पंपास जो है वो कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना में। पंपास क्या है? अर्जेंटीना, ठीक है। और तीसरा वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहां पे एक है डाउन्स, डाउन्स का भी लिख लीजिएगा, डाउन्स अलग से है, वो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय में नहीं है। डाउन्स लिख लीजिएगा। डाउन्स होता है कहां पाया जाता है? आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। देखिए मैं अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जितना हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करता हूं, नहीं हो पाता है तो अगले दिन कवर करता हूं, अगले दिन नहीं हो पाता है तो फिर अगले दिन कवर करता हूं, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जून को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है, वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे। कौन सा होता है? वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे, वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे, ठीक है। तो ये दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। मैंने 7 तारीख को भी बताया था, आपका 8 तारीख को बताया था। 8 तारीख को वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड क्या कहते हैं जो होता है आपका
ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है कर्नाटका बैंक को मार्च क्वार्टर में लाभ में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यहां पे बात हो रही है महाराष्ट्र बैंक की। महाराष्ट्र बैंक को अभी क्या हुआ है? गिरावट आई है, लेकिन कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 5.56। ठीक है, मार्च क्वार्टर की बात कर रहा है, सॉरी 56% की, 5.56 बोला, 56% का क्या हुआ है? फॉल हुआ है, और ये मार्च क्वार्टर में हुआ है। मार्च क्वार्टर में मतलब मार्च तिमाही में। ठीक है, अब ये मार्च क्वार्टर या मार्च तिमाही क्या होता है? मार्च समझिएगा, क्वार्टर मतलब होता है 3 मंथ का। ठीक है, मार्च का मतलब होता है क्वार्टर, वो मत समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो मार्च क्वार्टर होता है मतलब 3 मंथ का। अब ये मार्च का कब का? मार्च अप्रैल मई होगा, कब का होगा? देखिए जो होता है, जो लिखा होता है ना, वो आखिरी होता है। ठीक है, मतलब यहां से 3 पहले, मतलब यहां से फरवरी और यहां से आपका जनवरी। ठीक है, तो ये 3 मंथ होते हैं। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलता हूं अप्रैल क्वार्टर, तो अप्रैल क्वार्टर से 3 मंथ ले लीजिए। मतलब अप्रैल क्वार्टर में बोल रहा हूं, अप्रैल क्वार्टर में बोल रहा हूं, तो क्या मतलब हो जाएगा कि अप्रैल से 2 मंथ पहले कौन सा हो जाएगा? आपका मार्च और फरवरी। ठीक है, तो अगर मैं 27.31 करोड़ रुपए। ठीक है, ये तो 27 करोड़ रुपए का बेसिकली क्या हुआ है? लाभ में फॉल हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि जो कर्नाटका बैंक है उसका मुख्यालय कहां पे? उसका तो बेंगलुरु में है। ठीक है, और एमडी और सीईओ कौन है? महाबलेश्वर एमएस। महाबलेश्वर एमएस कौन है? महाबलेश्वर एमएस कौन है इसके? एमएस ये कौन है? एमडी एंड सीईओ है। कौन है? एमडी एंड सीईओ। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है यहां से। चलिए आगे बात करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, और ये आपसे ये क्वेश्चन में जरूर आएगा। ठीक है, क्या आएगा कि 8वां क्वेश्चन क्या है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहां पे ध्यान रखना है कि जावेद अख्तर को बेसिकली दिया गया है। ठीक है, और रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो होता है वो बेसिकली कई कैटेगरीज में दिया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि पत्रकारिता के फील्ड में, या फिर आपके कोई भी स्पीचेस, ठीक है, या फिर आप एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हो, तो इन्हें दिया गया है, एक्टिविस्ट के तौर पे दिया गया है। एक तो बहुत ही अच्छी स्पीच देने के कारण, और एक होता है समाज को जागरूक, ठीक है, जागरूक सोच देने के कारण इनका जो है उस कैटेगरी में नॉमिनेशन किया गया था, और वहां पे ये विनर हो गए। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है बेसिकली इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो आशा करंट अफेयर में यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तब तक ले चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।